हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीबी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला बच्चों। डीबी पाठशाला पे आपको यहाँ पे डीएलएड बीटीसी की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, बिल्कुल आसान भाषा में आपकी पढ़ाई होती है और बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस मीडियम से हो, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें और शेयर करें एक दूसरे को। हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल विकास का चैप्टर, क्लास 16। फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारी कंप्यूटर की भी क्लासेस चल रही है फर्स्ट सेमेस्टर की, और थर्ड सेमेस्टर का बैच भी हम लोग का चल रहा है। ठीक है, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लास 16। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। चलिए फिर बच्चों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, चलो आ जाओ रिवाइज कर लेते हैं पहले हमने क्या क्या पढ़ा था कल। तो कल हमने पढ़ा अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम के बारे में हमने पढ़ा। तो अधिगम क्या होता है आपका, अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया को अधिगम यानी लर्निंग कहते हैं। अधिगम आपका जीवन भर चलता है, क्या जन्म से लेकर के मृत्यु तक यानी जीवन भर चलता रहता है, चलने वाली प्रक्रिया है। यह अनुभव, अभ्यास और प्रेरणा से जुड़ा होता है। क्या होता है, यह अनुभव, अभ्यास और प्रेरणा से जुड़ा होता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग जो होता है, हमने कई तरह के तरीके सीखे थे कि अधिगम के। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे असरदार तरीका है वो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना आपका सबसे अच्छा तरीका होता है। थॉर्नडाइक ने हमारे 3 नियम दिए थे सीखने के। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। समझे बच्चों, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। समझ में आया। आप लोग अगर रिवाइज करना होगा तो रिवाइज कर लीजिएगा, पिछली क्लास की हमने पीडीएफ दे दी थी। तत्परता मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब जब बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो वो जल्दी सीखता है। समझे, अपने आप को मेंटली रेडी कर लेता है तो जल्दी सीखता है। फिर नियम, अभ्यास का नियम बार बार करता है प्रैक्टिस, ठीक है, तो जल्दी सीखता है। फिर आता है आपका प्रभाव का नियम यानी गुड रिजल्ट, अच्छा परिणाम मिलता है तो और अच्छे से सीखता है। ठीक है, ये थे आपके थॉर्नडाइक के 3 नियम, मुख्य नियम जो थे थॉर्नडाइक के। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों सेकेंडरी लॉ यानी गॉड नियम। जो सेकेंडरी लॉ होता है उसका क्या है, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग यानी गॉड नियम ऑफ अधिगम, अधिगम का। ठीक है, उसमें आता है पहला आपका बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम। समझे, बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो हमें कई प्रकार की कोशिशें यानी मल्टीपल रिसोर्सेस करनी पड़ती है। मतलब बहुत सारी की कोशिशें करनी पड़ती है, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं कोई नया काम करने के लिए, कि हमें उसका पता नहीं होता है कि ये काम कैसे होता है, तो हम लोग उसको ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, अपने से कभी गलत होते हैं, कभी फिर से सही करते हैं उसको। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। यह नियम प्रयत्न और भूल यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या होता है, ट्रायल, अपने से ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और फिर अगर भूल होती है, एरर होती है, तो एरर से सीखते हैं और फिर उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे बच्चा अगर साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, क्या करता है, कई बार गिरता है, लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर सीख जाता है। क्या करता है, प्रयास करने से। तो यही है, आपको ट्रायल करना है, आप एरर मिलेगा लेकिन आप फिर ट्रायल करेंगे और धीरे 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 आप सक्सीड हो जाएंगे उसमें। समझ में आया बच्चों, तो यही आपका बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम। समझे बच्चों, जब हम कोई नया काम सीखते हैं यानी न्यू वर्क सीखते हैं तो हमें कई प्रकार की कोशिशें करनी पड़ती है। यह नियम जो प्रयत्न और भूल का नियम है यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है लेकिन बार बार प्रयत्न करना पर सीख जाता है। समझे बच्चों, पहला ये हो गया। दूसरा अब हम पढ़ते हैं मनोवृत्ति या मानसिक दशा का नियम यानी लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, ये क्या होता है, मनोवृत्ति या मानसिक दशा का नियम। ठीक है, तो जिस काम को करने के लिए हमारी मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट, जो हमारे दिमाग मस्तिष्क का स्थिति है, और सोच, हमारी एटीट्यूड, हमारी सोच क्या उसके प्रति पॉजिटिव होती है तो हम अच्छे से करते हैं। समझे, अब जैसे जैसे कोई काम है आपका उसमें करने का मन ही नहीं कर रहा है, आपका मेंटल स्टेट ही उसकी खराब है, और उसके तरफ आप एटीट्यूड, अपनी सोच जो है वो निगेटिव रखते हो कि ये काम करेंगे तो लोग हमें क्या सोचेंगे कि कितना छोटा इंसान है, या फिर मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपकी निगेटिव थिंकिंग है। ठीक है, तो सोच आपकी क्या है और आपकी मेंटल स्टेट क्या, मानसिक स्थिति क्या है,
अगर वो पॉजिटिव होती है तो हम वो काम अच्छे से करते हैं। जैसे अगर बच्चा मैथ से डरता नहीं है तो वो मैथ अच्छे से सीख सकता है, समझे। अगर मैथ से वो डरेगा नहीं, उसके प्रति उसका जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी, और एटीट्यूड यानी सोच भी उसका पॉजिटिव रहेगा कि क्या दिक्कत है मैथ से, हम मैथ्स करके रहेंगे, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करके रहेंगे, समझ करके रहेंगे, मैथ्स हमको वीक नहीं करना है। तो अगर उसका पॉजिटिव थिंकिंग है तो मैथ से वो डरता नहीं रहेगा और वो मैथ्स फिर धीरे धीरे अच्छे से सीख सकता है, ठीक है। तो यही है मनोवृत्ति यानी या मानसिक दशा का नियम यानी लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। समझो बच्चों, समझ में आया ना। आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छे लगते होंगे बच्चों। डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला, यहाँ पे ज्वाइन कर लें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता आपका आंशिक क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। क्या है? लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है बच्चों। आंशिक क्रिया का नियम पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्से, आंशिक मतलब क्या, पार्शियल एक्टिविटी, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दो किसी बड़े काम को, जैसे आपका जो गोल है, जैसे आपका गोल अभी है कि 95% या 90%, 95% आपको डीएलएड में लाना है, तो किस तरीके, अगर आप केवल यही सोचोगे मेरे को लाना है, तो वो उस तरीके से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, अपने एम को। उसके लिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा उसको, स्मॉल स्मार्ट पार्ट में। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा हम बाल विकास में अच्छा पढ़ लें, हम कंप्यूटर को अच्छा पढ़ लें, मैथ्स को अच्छा कवर कर लें। इसलिए इस तरीके से आप टुकड़ों में बांटोगे और टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और आप आसानी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो यही बोल रहा है आपका आंशिक क्रिया का नियम। क्या बोल रहा है? अगर किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्से यानी स्मॉल पार्ट्स में बांट कर किया जाए तो वह काम आसानी से सीखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आसानी से सीखा जा सकता है। जैसे एक लंबा पाठ अगर है तो एक बार ना पढ़ करके टुकड़ों में पढ़ाया जाए तो उससे क्या होता है आपका, उससे आपको आसानी से समझ में आता है, ठीक है। अभी हम चाहें तो आपको पूरा पीपीटी, अपना पूरा नोट्स एक साथ आपको दे दें पढ़ने के लिए, लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपको लगेगा इतना ढेर सारा आप पढ़ नहीं पाओगे। तो एक एक करके अगर मैं उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और एक एक पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, तो उससे आपको भी तैयारी होगी, रिवीजन होगा और आपके लिए ही अच्छा होगा। आप आसानी से सीख सकते हैं, आपको बर्डन, बोझ नहीं लगेगा। समझो बच्चों, तो ये था आपका आंशिक क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ये सारे गौड़ नियम है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी नियम। समझो बच्चों। चलो फिर अब चौथा, ठीक है बच्चों, तो चौथा पढ़ते हैं अब, सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम यानी सादृश्यता यानी या आत्मीकरण का नियम यानी लॉ ऑफ एसिमिलिएशन, ठीक है। ये क्या होता है? तो जब कोई नया ज्ञान यानी नई नॉलेज पुराने ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा जाता है तो वह जल्दी और अच्छे से याद रहता है, समझे। अब अगर आपको हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं और फिर हम वो चीज पढ़ाने के बाद हम उसको प्रीवियस नॉलेज, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको हम पिछले टॉपिक से हम मैच कर दें, उसको जोड़ दें, तो आपको वो चीज और अच्छे से, आपको इंटरेस्ट से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आपको सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम। समझे बच्चों, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। तो जब कोई नया ज्ञान यानी न्यू नॉलेज पुराने ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा जाता है तो वह जल्दी और अच्छे से याद रहता है। जैसे शिक्षक नया टॉपिक पढ़ाने से पहले पुराने टॉपिक की याद दिलाता है। क्या करता है? पुराने टॉपिक की याद दिलाता है। इसी को आपका कहते हैं सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम बच्चों। पांचवा आता है आपका सहचर्या स्थानांतरण का नियम यानी लॉ ऑफ एसोसिएशन ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? तो अगर पहले और नए कार्य में समानता यानी सिमिलरिटी होती है, समझे, अगर कोई चीज हम अभी पढ़ा रहे हैं और उसको बाद में भी पढ़ा रहे हैं कोई चीज, ठीक है, तो उन दोनों में अगर कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कुछ मेल जोल है, तो एक कार्य का ज्ञान दूसरे में भी लागू हो सकता है, समझे। तो जो पुराना हमने पढ़ाया था, मैथ्स में अक्सर ये सारी चीजें होती है, ठीक है, तो पुराना जो हमने पढ़ाया था उसका ज्ञान जो है वो नए में भी लागू होता है। जैसे कि साइकिल चलाना जानने वाला बच्चा स्कूटी चलाना जल्दी सीखता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है थोड़ी बहुत कॉमन चीजें, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी, जो समानताएं होती हैं, ठीक है। यही आपका होता है सहचर्या स्थानांतरण का नियम यानी लॉ ऑफ एसोसिएशन ट्रांसफर बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं मानसिक और शारीरिक थकान के बारे में। अब मानसिक शारीरिक थकान तो आप लोगों को पता ही है होता है, क्या होता है मानसिक थकान, क्या होता है, ठीक है। मानसिक थकान यानी मेंटल फैटीग क्या होता है? जब हम बहुत देर तक दिमाग के काम करते हैं, समझे, तो दिमाग थक जाता है। क्या होता है? दिमाग थक जाता है। अब जैसे आप लोग अगर अभी तो आप लोग डीएलएड चल रहा है, इससे पहले आप लोग का 10th 11th 12th या जब भी आप लोग करते थे, ठीक है, कुछ लोग ग्रेजुएशन भी किए होंगे, ठीक है।
तो क्लास में रह रह करके पढ़ पढ़ करके वो थक जाते हैं, तो वो मानसिक थकान होती है उनकी, दिमाग उनका इतना काम करने के बाद थक जाता है। मेरा ये, मैं आप लोगों को सुबह लेक्चर पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद फिर काम करता हूँ, अपना अपना ऑफिस का काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर मैं फिर से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो काफी सारे काम, इतने सारे काम होते हैं जिससे मैं खुद मानसिक थकान में आ जाता हूँ, मेंटल फटीग मुझे होने जाता है, ठीक है। तो जब हम बहुत देर तक का दिमाग से काम करते हैं तो दिमाग थक जाता है। क्या होता है, दिमाग थक जाता है, फिर कुछ सोचने करने का मन नहीं करता। क्या होता है, फिर सोचने करने का कुछ मन नहीं करता है। शारीरिक थकान क्या होता है, फिजिकल फटीग, शरीर आपका थक जाता है। जब शरीर का बार बार इस्तेमाल होता है तो शरीर की शक्ति कम हो जाती है और हमें आराम करने की जरूरत महसूस होती है। समझे, समझे बच्चों। तो जब शरीर का बार बार इस्तेमाल होता है तो शरीर की शक्ति कम हो जाती है और हमें आराम करने की जरूरत महसूस होती है। यही होता है आपका मानसिक थकान और आपका शारीरिक थकान। समझ में आया बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अब हम देखते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। कई सारे सिद्धांत है, इसमें से एक दो तो आता ही आता है आपका अधिगम लर्निंग के प्रमुख सिद्धांत। याद कर लीजिएगा जो जो इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अधिगम मतलब ऐसा स्थायी परिवर्तन, यानी परमानेंट चेंजेस जो अभ्यास, अनुभव और परीक्षण से व्यक्ति के व्यवहार में आता है। क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में आ जाता है, ठीक है। प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, पहला आपका आता है थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न और भूल अभी हमने पढ़ा है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया उसके बारे में पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि कोई भी नया काम बार बार प्रयास और गलती करके सीखा जा सकता है। समझे, थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली ली, उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, उस पर प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, ठीक है। और फिर उससे सिद्ध हुआ कि कोई भी नया काम जो है वो बार बार प्रयत्न करने पर, बार बार प्रयत्न और गलती करके इंसान जो भी है वो सीखता है उसको, ठीक है, नए कार्य को। आओ इसके बारे में देखते हैं। उदाहरण, बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया गया। क्या किया गया, बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया गया, बाहर मांस रखा गया। बाहर क्या है, बाहर मांस रख दिया गया, मीट, ठीक है, चिकन मीट या मांस जो भी है उसको रख दिया गया बाहर और उसको बॉक्स से बंद कर दिया गया बिल्ली को अंदर। वह इधर उधर कोशिश करती रही, गलती करती रही, फिर वो अब बाहर निकल नहीं पा रही, उसको खाना है मांस, लेकिन अब क्या करे, वो कोशिश कर रही है बाहर निकलने का लेकिन निकल नहीं पा रही क्योंकि बॉक्स तो बंद है। फिर वो कोशिश करती है, गलती करती है उसकी वजह से, ठीक है। गलती करते 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 वो क्या होती है, वहां पे छिटकनी होती है, तो छिटकनी दबा दी। छिटकनी दबाती है तो क्या होता है, आपका दरवाजा खुल जाता है। तो दरवाजा खुल जाता है तो वो बाहर आ जाती है। बार बार करने से वह बिना गलती के सीख जाती है। फिर अब वो बार बार वो रिपीट करेगी, बार बार। अब उसको उतना टाइम नहीं लगेगा उस छिटकनी ढूंढने में और उसको दबाने में। अब उसको आदत बैठ जाएगी, वो देख लेगी कि हाँ, उसके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे अगर खाना चाहिए, मुझे यहाँ बॉक्स से बाहर निकलना है, तो यहाँ जो छिटकनी है उसको मैं दबाऊंगी बेल की तरह, ठीक है, और दबाऊंगे और दरवाजा खुल जाएगा और मैं बाहर चली जाऊंगी। समझे बच्चों, तो यही आपका था थॉर्नडाइक का नियम, ठीक है। एग्जाम्पल हम फोटो दिखा देते हैं। उसको, बिल्ली को आपको इसमें रख दिया गया बॉक्स में, बॉक्स को बंद कर दिया गया। यहाँ पे आपके क्या फूड रख दिया गया, चिकन वगैरह मीट जो भी, और यहाँ पे या तो बेल रख दिया गया या फिर यहाँ पे एक आपका पुली टाइप का बनाया गया है। उससे क्या होता है, उसको वो अगर खींचेगी तो आपका जो डोर है, दरवाजा है, वो खुल जाएगा, ठीक है बच्चों, दरवाजा आपका खुल जाएगा। लेकिन क्या है, अब बिल्ली को थोड़ी ना पहली बार में पता है कि उसको मैं खींचूंगी तो ये दरवाजा खुलेगा। बिल्ली को ये सारी चीजें कुछ नहीं पता है। बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली पहले आएगी इसके अंदर, ये इधर से निकलने की कोशिश करके नहीं निकल पाएगी, इधर से निकलने की कोशिश करेगी, इधर से भी नहीं निकल पाएगी, इधर से निकलने की कोशिश करके देखेगी दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, हर तरह से फेल हो जाएगी। फिर कुछ घंटे बाद उसको लगेगा कि ये क्या चीज है, इसको लॉक कुछ करता हूँ, तो उसके साथ वो कुछ खेलेगी। फिर किसी तरीके से उसको खेलते 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 वो खींच जाएगा, और जैसे ही वो खींच जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा। उसके दिमाग में फिर क्लिक हो जाएगा, वो बस जाएगा कि ये चीज अगर हम खींचेंगे या इस चीज को हम दबाएंगे तो हमारा दरवाजा खुल जाएगा और हम बाहर निकल करके अपना खाना खा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बार जब इसको फिर से बिल्ली भूखी रहेगी, फिर से उसको बंद कर दोगे उसको बॉक्स में और फिर से दबाओगे तो बिल्ली फिर से, अब जितना समय उसको लगा था वो बेल को ढूंढने के लिए, वो उस चीज को ढूंढने के लिए, वो चीज आसानी से अब ढूंढेगी। अब उसको तुरंत एक्शन मिल जाएगा, तुरंत वो पकड़ेगी और दबा देगी और तुरंत उसका दरवाजा खुल जाएगा। तो धीरे धीरे उसकी दरवाजा खुलने की स्पीड और तेज हो जाएगी क्योंकि आप वो सीख गई है आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से, समझे। तो यही था आपका
आपका थॉर्नडाइक का नियम सिद्धांत जो था, जो बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। समझे बच्चों? ठीक है बच्चों, तो ये था आपका थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। आगे देखते हैं हम लोग। तो मुख्य उदाहरण हमने पढ़ लिया था, मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य बिंदु में हम पढ़ते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तो कोई क्रिया किसी स्थिति यानी स्टिमुलस की स्टिमुलस की प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? स्टिमुलस यानी कोई भी किसी स्थिति की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो यही होता है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो कोई क्रिया किसी स्थिति की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, संवादवाद सिद्धांत इसमें क्या आता है? उद्दीपक और अनुक्रिया का गहरा संबंध बन जाता है। क्या होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया का गहरा संबंध बन जाता है। शिक्षा में उपयोगिता, बच्चों को नई चीज सिखाने के लिए यह तरीका बहुत उपयोगी है। कौन सा तरीका? ये वाला चीज तरीका, हिट एंड ट्रायल वाला। ठीक है, मतलब ट्रायल एंड एरर वाला। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कुछ मुख्य बिंदु। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब दूसरा पल्लव के बारे में। ठीक है, पावलव का शास्त्रीय अनुभव सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलव का। इसके बारे में अभी हम थ्योरी केवल पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो पावलव ने एक कुत्ते पर प्रयोग करके बताया कि यदि दो घटनाओं को बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो वह एक दूसरे से जुड़ जाता है। क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ जाता है। और तो पावलव ने क्या किया? पावलव ने एक कुत्ते पर प्रयोग करके बताया कि यदि दो घटनाएं जो है वो बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाए, एक ही समय प्रस्तुत किया जाए, तो वह एक दूसरे से जुड़ जाता है। उदाहरण जैसे पावलव ने कुत्ते को पहले सिर्फ खाना दिया। पावलव ने क्या किया? एक कुत्ता रखा, उसको सिर्फ खाना दिया, तो उसके मुंह में लार आ गई। ठीक है, अब एक दिन उसने दिया, फिर कुत्ते ने खाना खाया, फिर उसके बाद दूसरे बार उसको खाना दिया, उसके मुंह में लार आ गई, तो फिर उसके बाद से खाना खा गया। तो इसी तरीके बार बार खाना खाने से पहले वो घंटी बजाता था। ठीक है, तो एक काम और करता था पावलव ने, कुत्ता जो रखा था, तो खाना देने से पहले वो कुत्ते को वो घंटी बजाता था, और घंटी जैसे बजाता था तो उसके मुंह में लार आ जाती थी, और वो खाना देखता था, और फिर उसके बाद से खाना को खाता था। तो बार बार ये अनुक्रिया होने लगी, घंटी बजाने से लार आती थी, और फिर कुत्ता को खाना मिल जाता था और कुत्ता खाना खा लेता था। कुछ समय बाद क्या हुआ? केवल घंटी बजाने से एक कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। क्या होने लगी? अब खाना रखा ही नहीं है, और केवल घंटी बजा दो तब भी उसके मुंह में लार आने लगी। ये आपकी क्या है? ये पावलव के शास्त्रीय अनुभव सिद्धांत है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग है ना बच्चों। तो ये था आपका पावलव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें क्या था? पावलव ने एक कुत्ते पर प्रयोग करके बताया कि यदि दो घटनाएं बार बार एक ही साथ प्रस्तुत किया जाए तो वह एक दूसरे से जुड़ जाती। जैसे कि पावलव ने क्या किया? पावलव ने कुत्ता रखा, कुत्ते के पास घंटी रखी, और घंटी को जब खिलाने वाला जो था वो खाना लेकर के जब आता था तो घंटी बजाता था, फिर उसके बाद से उसको खाना रखता था और वो खाना खा लेता था। इसी तरीके से हमेशा घंटी बजाता था, खाना रखता था और खाना उसको दे देता था। एक बार क्या हुआ कि उसने क्या किया? उसने खाना तो ले आया, खाना नहीं लाया, मतलब घंटी उसने बजा दी, खाना नहीं लाया, लेकिन फिर भी देखा कि कुत्ते का जो मुंह में है वो लार आ रही है, उसके जबान पे लार आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि दो घटनाएं को बार बार अगर किया जाए, एक ही साथ प्रस्तुत किया जाए, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो उसका क्या हुआ? जुड़ गया। घंटी बजाना और मुंह में लार आना आपस में जुड़ गया। बल्कि क्या था? मुंह में लार, घंटी बजाना, खाना देखना और मुंह में लार आना, ये तीनों चीज थी। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज गायब हो गई तो भी वो एक दूसरे से जुड़ गया, पहला और तीसरा। ठीक है बच्चों, ये था आपका पावलव वाला सिद्धांत। समझे बच्चों? चलो अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने गौड़ नियम में शामिल क्या क्या चीज थे उसके बारे में पढ़ा, जैसे बहु अनुक्रिया नियम, मनोवृत्ति नियम, आंशिक क्रिया नियम, आत्मीकरण नियम, स्थानांतरण नियम। समझे बच्चों? थकान के प्रकार हमने देखे, मानसिक थकान ज्यादा सोचने से, और आपका शारीरिक थकान ज्यादा काम करने से। फिर आता प्रमुख अधिगम सिद्धांत क्या क्या होते हैं, तो थॉर्नडाइक के बारे में हमने पढ़ा, जो उसने दिया था प्रयत्न और भूल के बारे में। ठीक है, पावलव के बारे में हमने पढ़ा, जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत था। ठीक है, बाकी अन्य सिद्धांत अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पावलव के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से। अन्य सिद्धांत क्या क्या और है? स्किनर है, पोलर है, पियाजे है, वाइगोस्की है, आदि।
तो ये सारे चीजें आपके सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको छोड़िएगा मत। इसको मैं मैराथन वगैरह में या एग्जाम से पहले और भी कवर करूंगा अच्छे से इसको, ठीक है। फिर से आपको बताऊंगा बार बार, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा थॉर्नडाइक के प्रयोग से सिद्ध होता है क्या। थॉर्नडाइक के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है, प्रयत्न और भूल जो था, ठीक है। इसमें क्या सिद्ध होता है कि सीखना एक अभ्यास है। सीखना क्या है, एक अभ्यास है। बार बार अभ्यास करने से ही इंसान सीखता है, बार बार कोशिश करके सीख सकता है। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। छोटे बच्चों के लिए थॉर्नडाइक का ये नियम जो है, प्रयत्न और भूल वाला, ये सबसे अच्छा कसर, सबसे अच्छा चीज होता है, समझे, आपका सिद्धांत है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आज को लेक्चर अच्छी लगी होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत यानी थ्योरीज, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है DLED_ पाठशाला, वहां पे चले जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको नोट्स सारे PDF मिल जाएंगे हर क्लासेस के, और कंप्यूटर की क्लासेस आपके शाम को चलेगी एज यूजुअल, तो देखने के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।